हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर में हम कोलराउश नियम को पढ़ेंगे। कोलराउश नियम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो बच्चे गलत कर बैठते हैं। वजह है उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कोलराउश नियम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोलराउश के नियम। लेकिन कोलराउश के नियम से पहले हमको एक और टॉपिक जानना पड़ेगा, वो है मोलर चालकता, जिसको हम आणविक चालकता या ग्राम आणविक चालकता के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर चालकता क्या होता है? आप किसी भी वैद्युत अपघट्य का एक मोल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक मोल ले लिया है कोई वैद्युत अपघट्य, जैसे सपोज करिए NaCl ले लिया है। और हमने इस एक मोल NaCl को जल में घोला। जल में घुलते ही यह उत्पन्न करेगा Na+ आयन और Cl- आयन। अब चूँकि एक मोल है, एक मोल का मतलब कितना होता है? एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। इसका मतलब इतने अणु NaCl के हमने घोले हैं। अब NaCl के इतने अणु जब जल में घुलेंगे तो बहुत सारा आयन उत्पन्न करेंगे। अब उन सारे आयनों की जो चालकता होगी वही NaCl की मोलर चालकता कहलाएगी। यानी किसी भी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को अगर हम घोलते हैं तो वो जितने भी आयन उत्पन्न करता है उन सारे आयनों की जो चालकता शक्ति यानी कंडक्शन पावर होती है वही उसकी कहलाती है मोलर चालकता। और मोलर चालकता को हम लिखते किससे हैं? मोलर चालकता को हम लिखते हैं λm से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लैम्डा यहाँ पर उल्टा V के जैसा बनेगा, ठीक है? यानी ऐसे और नीचे यम लगाएंगे, ये मोलर चालकता का सिंबल होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में उसी चीज़ को बताया भी गया है कि अगर आप एक विलयन के निश्चित आयतन में किसी भी वैद्युत अपघट्य के एक मोल को घोलते हैं तो वो जितने भी आयन उत्पन्न करेगा उसकी चालकता शक्ति ही उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह पे आप सीमेंस भी लिख सकते हैं। तो इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह पे कई बार हम महो शब्द का भी यूज़ करते हैं। तो आप महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसको भी चालकता के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आता है कि मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक जो हमारा होता है वो होता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। बिल्कुल, कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ पर जो एक मोल लिया है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य लिया। प्रबल वैद्युत अपघट्य मतलब जो पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं, यानी आप उनके जितने अणु लेंगे वो सब आयनों में टूटेंगे। मान लो मैंने एक मोल NaCl लिया है, NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो आप ये बताओ, अगर ये ज़्यादा टूटेगा तो विलयन में ज़्यादा आयन उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा आयन उत्पन्न करेगा तो चालकता शक्ति भी ज़्यादा होगी, यानी NaCl की मोलर चालकता की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य लेते हैं जो ज़्यादा आयनित नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक मोल HCN हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब अगर आप इसके एक मोल को लेंगे भी ना तो ये जल में जाने के बाद इसके सारे अणु आयनों में नहीं टूट पाते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो केवल 10 से 20% अणु ही आयनों में टूटेंगे, बाकी वैसे ही रह जाते हैं। तो चूँकि इसके कम आयन टूटे, इसके कम अणु टूटे हैं तो आपको कम आयन देंगे। कम आयन ही होंगे तो चालकता शक्ति भी कम होगी, यानी इसके लिए मोलर चालकता का मान कम होगा। तो मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक होता है कि आपने वैद्युत अपघट्य कैसा चुना। प्रबल चुनेंगे तो मोलर चालकता का मान ज़्यादा होगा, और अगर आप दुर्बल चुनेंगे तो मोलर चालकता का मान कम होगा। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे बताया भी गया है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर आप प्रबल वैद्युत अपघट्य लेंगे, ये लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित होने का मतलब आप अगर 100 अणु लेंगे तो लगभग 100 में से 100 मान के चलिए टूट जाएंगे। हालांकि 100 में से 100 कोई नहीं टूटता है, 99 ही टूटते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं लगभग। तो 100 में से अगर 99 भी टूट गए तो हमने मान लिया कि लगभग पूरा टूट गए। वो ज़्यादा आयन उत्पन्न करेंगे तो इनकी मोलर चालकता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य लेते तो देखिए वो विलयन में कम आयनित होते हैं, इसीलिए इनकी मोलर चालकता का मान भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है विलयन की सांद्रता यानी गाढ़ापन। अब विलयन की सांद्रता से मोलर चालकता पे कैसे असर पड़ेगा? मान लीजिए हमने किसी वैद्युत अपघट्य का एक मोल लिया था। सपोज करो हमने एक मोल NaCl लिया था। अब एक मोल NaCl को मैंने यहाँ पे 1 लीटर जल में घोला है, और यहाँ बगल में हमने इसको 10 लीटर जल में घोला है। तो आप ये बताइए कहाँ पर NaCl के अणु ज़्यादा आयनों में टूटेंगे? जाहिर सी बात है जहाँ पर आपने 10 लीटर जल लिया है, ये 10 लीटर जल में वह ज़्यादा आयनित होगा,
यानी ज़्यादा आयन उत्पन्न करेगा, क्योंकि जल ही तो तोड़ता है NaCl को। तो अब यहाँ पर जल ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी आयनों को तोड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 10 लीटर वाले में आयन ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सांद्रता या गाढ़ेपन की बात करूँ कि कौन सा विलयन गाढ़ा बनेगा, तो देखिएगा 1 लीटर वाला विलयन जो हमारा होता है ये अधिक सांद्र है। ये क्या है? ये हमारा है अधिक सांद्र। और जो हमारा 10 लीटर का विलयन है ये विलयन हमारा होगा कम सांद्र। तो अब आप बताइए कि हमको मोलर चालकता कहाँ ज़्यादा मिली है? जिसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सांद्रता कम करेंगे वैसे वैसे विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होगी। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर लिखा भी है कि किसी वैद्युत अपघट्ट की विलयन की सांद्रता कम करने पर या तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, ताप का प्रभाव। अब आप बताइए, आपने अगर किसी वैद्युत अपघट्ट को जैसे NaCl को ही पानी में घोला और उसी समय आप पानी को गर्म करने लगेंगे तो जो NaCl है वो जल्दी जल्दी घुलेगा और जल्दी जल्दी आयन उत्पन्न करेगा, और जल्दी जल्दी आयन उत्पन्न करेगा तो मोलर चालकता के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ लिखा है कि ताप में वृद्धि करने पर वैद्युत अपघट्ट विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसमें भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो उम्मीद है मोलर चालकता आपको समझ में आ गया। अगर आपको मोलर चालकता समझ में आ गया है तो हम आते हैं कोलराउश नियम पे, जिसमें बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो आप कभी गलती करेंगे ही नहीं। हेडिंग है कोलराउश का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम या कोलराउश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। अब इसमें क्या आयन है आप ये देखिए। अगर मैं कोई वैद्युत अपघट्ट लेता हूँ, जैसे मैंने लिया था 1 मोल NaCl, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिया था? 1 मोल NaCl। ठीक है। अब जब मैंने इसको घोला तो घोलते समय मान लो हमने जल लिया। कितना जल लिया है? याद रखिएगा जल इतना ले लिया है कि NaCl के लगभग सभी अणु अपने आयनों में टूट जाएं। इसके लिए विलयन में हमने खूब पानी मिलाया है, यानी विलयन को पतला कर दिया है, यानी विलयन अब पतला हो गया है। याद रखिएगा विलयन गाढ़ा होता है तो हम बोलते हैं सांद्र है, लेकिन विलयन पतला करेंगे तो ये हो जाएगा तनु है विलयन। तो हमने पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया? इतना पानी मिलाया है कि इसकी तनुता अनंत हो चुकी, यानी इनफाइनाइट हो चुकी है। तनुता अनंत होने का मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता यानी गाढ़ापन लगभग कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पानी बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो NaCl के जितने भी अणु होंगे लगभग सब अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो कोलराउश के नियम में याद रखिएगा सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इस बात का जरूर जिक्र करिएगा कि तनुता अनंत है, यानी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ताकि वह पदार्थ पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाए। क्योंकि जब सारे आयन टूट जाएंगे तो हमको सारे आयनों की चालकता को जोड़ लेना है, वही इस पदार्थ की मोलर चालकता होगी। तो कोलराउश ने यह कहा था कि जब आप अनंत तनता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट के कितने मोल को? 1 मोल को घोलते हैं तो वो जितने भी आयन उत्पन्न करेगा उन सारे आयनों की चालकता को जोड़ देने पर ही आपको उस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्लियर मालूम है कि यहाँ पर हमको केवल मिलेंगे 2 आयन। कौन कौन से? NaCl जब भी विलयन में जाएगा तो विलयन में जाते ही ये 2 आयन उत्पन्न करेगा। कौन सा? Na+ और Cl-। तो अगर मुझे NaCl की मोलर चालकता निकालनी है तो इसने जो आयन उत्पन्न किए हैं Na+ और Cl-, हम इन दोनों की चालकता को जोड़ देंगे और यही हमारी हो जाएगी मोलर चालकता। अब इसको फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए वो समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमको NaCl की मोलर चालकता लिखनी है, तो मैंने बताया था मोलर चालकता को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा, और यहाँ लगाते हैं m। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया लैम्डा m। किसके लिए निकालना है? NaCl के लिए। अब आपको मालूम है NaCl ने आपको कौन कौन से आयन दिए हैं? एक आयन दिया था Na+ और एक आयन कौन दिया था? Cl-। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों आयनों की मोलर चालकता जोड़नी है, लेकिन आयनों के लिए हम ये वाला लैम्डा यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पदार्थ के लिए, पूरे पदार्थ के लिए हम उल्टा V वाला यूज़ करते हैं और उसको लैम्डा बोलते हैं, लेकिन आयनों के लिए हम वही लैम्डा यूज़ करते हैं जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? लैम्डा m। पहला आयन हमारा कौन है? Na+, इसको, और उसमें हम क्या करेंगे? लैम्डा m किसको जोड़ देंगे? Cl- की, तो यहाँ पर लिख देंगे Cl-। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर ये NaCl की मोलर चालकता का सूत्र हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं हमने BaCl2 के 1 मोल को पानी में घोला। अब जाहिर सी बात है अगर BaCl2 जाएगा पानी में घुलेगा तो आपको कौन कौन सा आयन देगा? Ba पे 2+ है और Cl- कितनी बार देगा? 2 बार देगा। अब इसकी मोलर चालकता को लिखने का तरीका क्या है? अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया लैम्डा m। किसके लिए? BaCl2 के लिए। पूरे पदार्थ के लिए जो लैम्डा यूज़ होगा वो उल्टा V जैसा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पहला आयन कौन मिला है? Ba++, तो यहाँ हम लिखेंगे लैम्डा m
और यहाँ पर हम लिख देंगे Ba पे डबल प्लस। लेकिन हमारा दूसरा आयन कौन है? दूसरा आयन हमारा Cl माइनस है, तो लिखेंगे प्लस लेमडा यम, और दूसरा आयन हमारा कौन है? Cl माइनस लिखेंगे। लेकिन ये 2 बार मिला है, तो जितनी बार मिलेगा उतने का आगे आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इस तरीके से कोलराउस ने कहा था कि अनंत तन्यता पर किसी भी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके आयनों की चालकता के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। और यही कोलराउस का जो नियम है, हम इसको पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर, ये मेंशन करिएगा, अनंत तन्यता पर या दूसरे शब्दों में शून्य सांद्रता पर किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। अब माना किसी वैद्युत अपघट जैसे CaCl2 को आपने लिया है, तो CaCl2 टूटेगा तो उसकी मोलर चालकता को यहाँ हम लेमडा यम इनफाइनाइट क्यों लिख रहे हैं? ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, लेमडा यम इनफाइनाइट लिखिए और चाहे लेमडा यम 0 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपने लेमडा यम इनफाइनाइट लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर अनंत तन्यता को लेकर के जा रहे हैं। और अगर किसी बुक में लेमडा यम 0 लिखा है, इसका मतलब ये 0 का मतलब ये गलत नहीं है, बल्कि ये मतलब है वो सांद्रता का पक्ष लेके जा रहा है, और सांद्रता कितनी है? 0 है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इनफाइनाइट लिखा है तो वो तन्यता की बात करेगा, और 0 लिखा है तो वो सांद्रता की बात करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, कैल्शियम क्लोराइड को अगर मोलर चालकता अनंत तन्यता पे निकालना है, क्योंकि कोलराउस ने अनंत तन्यता की बात किया है, तो उसके सिंबल में हम इनफाइनाइट सिंबल को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CaCl2 कौन कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? कैल्शियम आयन। और कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। चूँकि Cl यहाँ देखिए 2 बार है, इसीलिए हमने यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक चीज़ जानकारी के लिए आप याद रखिएगा, अनंत तन्यता पर, ये देखिए जो आपने लिखा है यहाँ पे, अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है, इसी को हम सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे मैंने इस चीज़ को बताया है कि किसी भी पदार्थ की अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता होती है उसको सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये नियम तो आपके समझ में आ गया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड में आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको इतने आयनों की चालकता दिया है। याद रखिएगा, आयनों के लिए हम कौन सा लेमडा यूज़ करने वाले हैं? आयनों के लिए ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, आपको देखिए सारे आयनों की चालकता वैल्यू दिया हुआ है, दिया है ना। और आपसे कह रहा है कि इन आंकड़ों की सहायता से MgCl2, CaSO4, CH3, COOK, NaOH, HCl और ये जितने भी पदार्थ हैं इनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हम निकालनी है। तो हमारा पहला पदार्थ कौन है? MgCl2 है। अब आप ये बताइए, अगर हमको MgCl2 की मोलर चालकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहला चीज़, लिखने का तरीका वो मेन है। सबसे पहले हम MgCl2 का निकालने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए MgCl2 के लिए हमने लेमडा यम यूज़ किया है और ऊपर इनफाइनाइट लगाया है, आप चाहें तो 0 भी लगा देंगे। अब MgCl2 के 2 आयन कौन कौन है सबको मालूम है, ये Mg डबल प्लस होता है और Cl माइनस आपको मिलेगा 2 बार। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा है Mg डबल प्लस की चालकता, और देखिए Cl जो माइनस की चालकता है, चूँकि Cl हमको यहाँ पे 2 बार मिला है इसलिए हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू कैसे रखेंगे? तो देखिए जो Mg की वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे, कितना दिया है? 106। तो देखिए हमने यहाँ पे कितना रख दिया? 106। और Cl माइनस की वैल्यू देखिए, यहाँ पे Cl माइनस की वैल्यू कितना लिखा है? 76.3 है, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और जो यहाँ पर आएगा 258.6 मात्रक या तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखेगा, या ओम इनवर्स की जगह सीमेन जिसको केवल यस से लिख देंगे वो समझा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स करके भी ये हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लेते हैं अगर हमको कैल्शियम सल्फेट का निकालना हुआ तो कैल्शियम सल्फेट का कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे लेमडा यम क्या? इनफाइनाइट। किसके लिए लिखेंगे? CaSO4। अब आपको मालूम है CaSO4 कौन कौन सा आयन देता है? तो पहला आयन कौन देता है? लेमडा यम इनफाइनाइट। यहाँ कौन हो जाएगा? Ca डबल प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा Ca डबल प्लस, और प्लस दूसरा आयन कौन मिलेगा? दूसरा आयन हमको मिलेगा लेमडा यम इनफाइनाइट। CaSO4 में दूसरा आयन होता है SO4 डबल माइनस। अब दोनों की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? देखिए Ca की वैल्यू आप यहाँ से लिख देंगे, SO4 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये है 119, यानी यहाँ लिखेंगे 119, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 160। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 279, और यूनिट क्या लिखेंगे? यही सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी बताया गया है कि अगर आप कैल्शियम सल्फेट को निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम CH3COOK का निकालना चाहें तो क्या करना है? तो देखिए CH3COOK में हमारे 2 आयन कौन कौन होते हैं?
CH3COO में K पर प्लस होता है और A पर माइनस, यानी हमारे पास दो आयन मिलेंगे, एक CH3COO यानी एसीटेट आयन और एक पोटेशियम आयन। तो देखिए यहाँ पर CH3COO की अनंत अनंता पर मोलर चालकता निकालने के लिए हमने क्या किया है, एसीटेट आयन का लैम्डा यूज़ किया है और K प्लस का, है ना। दोनों की वैल्यू हम ऊपर वाले चार्ट से रख देंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी की भी वैद्युत चालकता निकाल सकते हैं। जैसे NaOH है तो NaOH के दो आयन कौन कौन मिलते हैं, एक Na और एक OH, दोनों का हम चार्ट से वैल्यू देख लेंगे जो ऊपर चार्ट दिया गया है और यहाँ से दोनों की वैल्यू रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा दिया है HCl, वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, जिसमें H प्लस और Cl माइनस को जोड़ करके हम ये काम कर सकते हैं। एक आता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा, ये कैसे आप निकालेंगे। CH3COO का होल ट्वाइस Ca मतलब ये कैल्शियम एसीटेट है। अगर आप CH3COO के होल ट्वाइस Ca को ब्रेक करेंगे ना तो ये होता क्या है, ये आपको देता है CH3COO माइनस, यानी एसीटेट के दो आयन मिलेंगे आपको और साथ ही साथ कैल्शियम आयन मिलेगा। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए जब आप इसकी मोलर चालकता लिखेंगे तो पहला आयन कौन मिला है, एसीटेट दो बार मिला है, तो यहाँ पे देखिए हमने एसीटेट में 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 बार मिलता तो 3 का मल्टीप्लाई करते और साथ ही साथ कैल्शियम आयन। अब बाकी वैल्यू आपको ऊपर से मिलेगा, जैसे लेमडा में m0 की वैल्यू 40.9 है और कैल्शियम की वैल्यू कितनी है, 119 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व में दिए हैं, जिसको आप ऊपर वाले वैल्यू से जो चार्ट दिया वहाँ से वैल्यू को मैच करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदल देगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बदलेगा, यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन में कि Al2SO4 के होल थ्राइस की अनंतता पर मोलर चालकता दिया। अब देखिए पूरे पदार्थ की मोलर चालकता दिया है, तो पूरे पदार्थ की मोलर चालकता के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा m लिखते हैं। चूँकि अनंत तन्यता की बात किया है तो इनफाइनाइट लगा देते, अगर शून्य सांद्रता कहता तो 0 लगा देते। और किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का दिया, तो यानी हम ब्रैकेट में लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2 और यहाँ लिखेंगे SO4 का होल थ्राइस, है ना। इसकी मोलर चालकता दिया है, कितना दिया है, 189 दिया है। साथ ही साथ एल्युमिनियम आयन की मोलर आयनिक चालकता भी दिया है। आयन की चालकता के लिए हम ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे, लेमडा m इनफाइनाइट। कौन से आयन की दिया है, एल्युमिनियम आयन की, यानी Al ट्रिपल+ की चालकता कितना दिया, 189, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो 189 मैंने लिख दिया था, नहीं, पूरे पदार्थ की चालकता कितना दिया था, 858 दिया हुआ है और एल्युमिनियम आयन की जो चालकता दिया 189 दिया है। और साथ ही साथ आपसे कह रहा है सल्फेट आयन यानी SO4 आयन की चालकता ज्ञात करनी है। तो देखिए जब यहाँ पे पूरे पदार्थ की और इसकी चालकता दिया है तो सबसे पहले हम कोल्राउश नियम के आधार पर सूत्र बनाएंगे। कैसे, ये देखिए हमने पहले ये दिखा दिया कि क्या दिया और क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर हमको एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता दिया है, वो हमने लिख दिया है। साथ ही साथ एल्युमिनियम आयन की चालकता दिया, वो भी है। ज्ञात क्या करना है हमको, सल्फेट आयन का। तो देखिए यहाँ पे सल्फेट आयन की चालकता को अगर हमको ज्ञात करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस एल्युमिनियम सल्फेट को ब्रेक करेंगे। अब इस एल्युमिनियम सल्फेट को आप ब्रेक करके देखिए तो एल्युमिनियम सल्फेट जब भी टूटेगा तो आपको देगा Al पे होता है 3+। Al कितनी बार आपको मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 2 बार। और SO4 यानी सल्फेट आयन है, वो कितनी बार मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3 बार है। तो हम जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो देखिए एल्युमिनियम आयन हमको कितनी बार मिल रहा था, यहाँ देखिए 2 बार मिल रहा था, तो हमने 2 का गुणा किया। और पूरा ये जो SO4 आयन है ये कितनी बार मिला है, ये मिला है 3 बार, तो हमने यहाँ 3 का गुणा किया। अब ये वैल्यू आपको दी है एल्युमिनियम सल्फेट की, यहाँ पर एल्युमिनियम की आयन की भी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू हमको नहीं दी है। अब देखिए यहाँ पे ये 858 हो गया, 2 में जब इसका गुणा करेंगे तो 378 हो जाएगा। तो आप बताइए 378 को अगर मैं इधर भेजूँगा तो देखिए वो 858 में से घट गया और यहाँ पर हमारे पक्ष में क्या बचा रहेगा, 3 गुणे लेमडा m0 सल्फेट आयन, ठीक है। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे, इसको जब आप और सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे 3 गुणे लेमडा m सल्फेट आयन की वैल्यू कितनी आ गई, 480। अब इस 3 को आप जब उधर भेजेंगे तो जाके वहाँ भाग करेगा, देखिए यहाँ पे भाग हुआ है और तब हमको सल्फेट आयन की मोलर चालकता पता हो जाएगी कितनी, 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली लगा सकते हैं। अब इसके बाद जब आप कोल्राउश के नियम पढ़ लेंगे तो आता है कि कोल्राउश नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। जरा आप सोचें कि कोल्राउश ने क्या कहा था। कोल्राउश ने ये कहा था कि अगर हम कोई भी वैद्युत अपघट लेते हैं, जैसे मान लो प्रबल वैद्युत अपघट लिए, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं NaCl का, क्योंकि वो इजीली याद हो जाता है। NaCl प्रबल वैद्युत अपघट है क्योंकि लवण है। अब आप इसको जब भी जल में घोलेंगे तो जल में घुलने पर ये लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा। यानी सपोज कीजिए आप कि अगर आप उसके 1 लाख अणु लिए हैं तो वो विलियन में लगभग 1 लाख अणु पूरे टूट जाएंगे।
पूरे टूटने का मतलब वो अपनी लिमिट पे आ गया, उससे ज़्यादा वो टूट भी नहीं सकता है। तो अब हम उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको जितना आयन देना था वो दे चुका है, जितने अणु मैंने लिए थे वो टूट चुके हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लूँ, 1 मोल जैसे मैंने ले लिया है, यहाँ पर आपको कोई दूसरा, जैसे मैंने HCN ही लिया था, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये आपको मालूम है कि अगर आप इसके 1 लाख अणु लेंगे तो उसमें से टूटेंगे कितने, 10,000, 8,000, 2,000, 4,000 ऐसे ही टूटेंगे, बाकी अणु टूटेंगे नहीं। तो जब तक बाकी अणु टूटेंगे नहीं तब तक इसकी चालकता आप निकाल ही नहीं सकते हैं, और ये कभी नहीं टूटेंगे चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो इसका साफ मतलब है कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम प्रैक्टिकल द्वारा कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन एक प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम आसानी से निकाल सकते हैं प्रैक्टिकल करके, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं। जितने अणु आप लेंगे सारे अणु टूट चुके होंगे आयनों में, तो आप सारे आयनों की चालकता शक्ति को जोड़ लेंगे, हो जाएगी मोलर चालकता। तो कोलराउस का दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा घूमा कि यार दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के साथ वो बेचारे खुद ही दुर्बल है, अब आप उनके साथ इतना बड़ा व्यवहार मत कीजिए, दुर्व्यवहार, कि उनकी मोलर चालकता ही आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। प्रबल का आप ज्ञात कर ले रहे हो, दुर्बल का नहीं ज्ञात कर रहे हो। तो कोलराउस ने कहा कि जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल से नहीं निकाल सकते उसको मैं थ्योरी से निकाल के दिखाऊंगा। आपके दिमाग में ये बात तो घर कर गई ना कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम प्रैक्टिकल के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूटेगा, वो अपनी लिमिट पे पहुंचेगा, और लिमिट पे पहुंच जाएगा, सब टूट जाएंगे, तो हम उसकी मोलर चालकता निकाल लेंगे। इसी को ध्यान में रख के कोलराउस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता के लिए एक तरीका अपनाया है। क्या है वो तरीका? तरीका ये है कि अगर आपको किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक पदार्थ क्या, CH3COONA, तो कोलराउस ने कहा जब आपको एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य दिया जाएगा, सपोज कीजिए CH3COOH, ये हमारा एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसकी मोलर चालकता तंत्र पर निकालनी है, प्रैक्टिकल से हम निकाल नहीं पाएंगे। तो कोलराउस ने कहा कि पहले ये ध्यान लिया जाए कि उसमें कौन कौन से आयन हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो इसमें देखो 2 आयन है, एक आयन हमारा एसीटेट आयन है और एक आयन हमारा क्या है, H+ है, ठीक है। अब कोलराउस ने ये कहा कि आप एक काम करें, आप 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लाएंगे जिसमें से एक में ये आयन हो, यानी एसीटेट आयन हो। तो चलो हम एक प्रबल वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं CH3COONA। फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरा वैद्युत अपघट्य ले आओ प्रबल जिसके पास H+ आयन हो। तो चलिए हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। और तीसरा वैद्युत अपघट्य कौन लेंगे? अगर आप ध्यान दीजिए तो हमको काम केवल CH3COO का था, यानी यहाँ पर Na फालतू में आया, ये देखिए Na को फालतू में आया है। हमको केवल H का काम था, तो H का काम था, तो Cl भी फालतू में आ गया है। तो तीसरा वैद्युत अपघट्य इन फालतू आयनों का बना होना चाहिए, और वो फालतू आयन कौन है, Na और Cl, यानी हमारा तीसरा वैद्युत अपघट्य कौन होगा, NaCl। अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि हम प्रबल वैद्युत, ये तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो इनकी मोलर चालकता तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू तो पता है। अब कोलराउस ये कहते हैं कि जिन वैद्युत जिसकी मोलर चालकता निकालनी उसमें देखो कौन कौन आयन है, ये और ये आयन है, तो एक आयन यहाँ है, एक आयन यहाँ है। आप इन दोनों वैद्युत अपघट्यों को जोड़ करके इसमें से तीसरे वैद्युत अपघट्य को माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको उसकी मोलर चालकता पता चल जाएगी। अब लिखने का क्या तरीका है, आइए वो समझते हैं। कैसे? देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको अनंत तंता पर किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने माना एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, जैसे एसिटिक अम्ल है, इसकी मोलर चालकता निकालनी है। तो देखिए उसने एसिटिक अम्ल को तोड़ा है किसमें, एसीटेट में और H+ में, ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब उन्होंने 3 वैद्युत अपघट्य कौन चुने, जो मैंने ऊपर बताए थे। एक उन्होंने चुना CH3COONA, एक HCl और एक NaCl, और इन तीनों को भी तोड़ के समीकरण लिख दिया है। चलिए भाई तीनों का हम यहाँ पे समीकरण लिख देंगे। तो देखिए CH3COONA को तोड़ दिया मैंने, उसके आयनों में CH3COO- और Na+ में। इसी तरीके से HCl को तोड़ा गया है तो H+ में और Cl- में, और इसी तरीके से हमने NaCl को तोड़ा है Na+ में और Cl- में। ये 3 समीकरण आपके बन गए। अब किन किन समीकरणों को जोड़ना या घटाना है, मेन खेल वो है। क्या है, देखिए हमको चाहिए ये एसीटेट आयन, ये किस समीकरण में आप खोज लीजिए। तो देखिए ये 2, 3 और 4 में हमको मिल रहा है समीकरण 2 में, ये देखिए यही है एसीटेट आयन। साथ ही साथ हमको कौन सा चाहिए, H+ चाहिए। अब H+ देखिए यहाँ पे है, यानी कौन से समीकरण में, 3 में। तो जिन जिन समीकरणों में हमको वो आयन मिले हैं उनको जोड़ेंगे, और जो बाकी बच गया यानी ये, इसको घटा देंगे। तो यानी 2 और 3 को जोड़ के 4 घटाएंगे, तो देखिए लिखा है कि 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे और 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए अब घटाना जोड़ना कैसे होगा वो बताएंगे। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इन तीनों का बायां पक्ष लीजिए। जैसे इसका बायां पक्ष क्या है वो लिख दीजिए, इसका बायां पक्ष क्या है वो लिख दीजिए, और चूंकि इसको घटाना है तो देखिए इसके आगे सिंबल माइनस बना है, माइनस के बाद ये लिख दीजिए।
अब इनका दायां पक्ष बराबर के इधर लिखेंगे। जैसे देखिए इसका दायां पक्ष ये था तो देखिए हमने बराबर के इधर लिखा। इसका दायां पक्ष देखिए ये था तो देखिए प्लस का चिन्ह लगाए। बीच में प्लस क्यों लगाएं? क्योंकि जोड़ना था। और इसको घटाना है तो देखिए इसके लिए चिन्ह माइनस लगा के हमने इसका भी दायां पक्ष लिख दिया। ये जो दायां पक्ष यहाँ था वही हमने वहाँ लिख दिया। अब आप इधर के पोर्शन को हूबहू ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने लिख दिया। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ वाला ब्रैकेट ओपन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए उसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ, हूबहू वही चीज़ देखिए हमने लिख दिया है। प्लस से ये ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए प्लस से गुणा होने पे कोई नहीं, लेकिन जब माइनस का गुणा होगा तो माइनस का गुणा होने पे दोनों वैल्यू देखिए बदल जाएगी, दोनों माइनस में हो जाएगी। तो देखिए ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए Na+ वाला जो आयन है इसके आगे चिन्ह कौन है? प्लस है। और यहाँ पर जो Na+ आयन है इसके आगे देखिए चिन्ह कौन है? माइनस है। इसका मतलब ये दोनों हो गए क्या? कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ये देखिए जो Cl- है, Cl- के आगे चिन्ह कौन है? प्लस है। लेकिन यहाँ पर जो Cl- है इसके आगे चिन्ह क्या है? माइनस है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। तो अब बचा क्या? जो इधर की चीज़ें थी वो हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए पूरा लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा है? देखिए बना है एसीटेट आयन, ये बचा है। और कौन बचा है? H+ बचा है। इसको हमने समीकरण 5 मान लिया। और इसी समीकरण 5 की तुलना करेंगे हम समीकरण 1 से। अगर आप देखिए तो समीकरण 1 के हिसाब से मैं एसीटेट आयन और H+ की जगह पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता लिख सकता हूँ। तो जो हमारा समीकरण 5 आया है, इस समीकरण 5 में इन दोनों की जगह पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं λm इनफाइनाइट क्या? CH3COOH लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 को देख करके। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आप खुद देखिए इस दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता पता हो जाएगी कैसे? एक प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें दूसरे प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता जोड़ेंगे और तीसरे वाले को घटा देंगे। क्योंकि ये तीनों प्रबल थे तो इनकी मोलर चालकता हमको प्रैक्टिकल से पता थी। इन तीनों की वैल्यू जैसे ही रखेंगे आप ये देखो आप दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता भी निकाल लेंगे। तो ये कोलराउश का मैजिक था कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल से नहीं निकल सकती वो आप थ्योरी से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताया है कि ये जो चीज़ थी यानी दुर्बल था वो कैसे कैसे निकला? 2 को जोड़ करके 1 को घटाने से, जो कि मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में बता दिया था। अब इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता केवल एक ही तरीके से निकल सकती है, वो है कोलराउश के नियम से। चलिए ये निकल गया। दूसरा आता है दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनन की मात्रा। अब ये आयनन की मात्रा कैसे निकालेंगे? देखिए मान लेते हैं हमने कोई दुर्बल वैद्युत अपघट लिया और जब उसकी सांद्रता C थी तब उसकी मोलर चालकता λmc थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वैद्युत अपघट है तो किसी सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम सांद्रता शून्य करेंगे यानी अनंत अंदर लाएंगे तब तो उसकी मोलर चालकता पता नहीं होगी। लेकिन कोलराउश ने अपने मैजिक में ये भी चीज़ करके दिखा दिया कि नहीं भैया हम दुर्बल वैद्युत अपघट की भी मोलर चालकता अनंत तंत्र पे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि निश्चित सांद्रता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता λmc थी और जब आपने अनंत तनुता कर दिया तो अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता λm इनफाइनाइट हो गई। तो आयनन की मात्रा कैसे निकालते हैं? आयनन की मात्रा को हम लिखते हैं अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा के लिए आप ये सूत्र लगाएंगे। अब इसमें देखिए ये वाली वैल्यू ये तो आप कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि निश्चित सांद्रता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता निकल जाएगी। लेकिन अनंत तंत्र पर मोलर चालकता कैसे निकलेगी? अभी तो बताया था आपको कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यानी इसकी वैल्यू भी नहीं निकल सकती है। तो क्या यहाँ से अल्फ़ा का मान नहीं निकल जाएगा? अल्फ़ा होती है आयनन की मात्रा, ठीक है। अब इसके बाद आयनन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? आप सबको मालूम है कि आयनन स्थिरांक अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आयनिक साम्यावस्था में आया है। आयनन स्थिरांक का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? वो सूत्र होता है कि आयनन स्थिरांक के बराबर C⁴/1 - अल्फ़ा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू यही वाली आपको रखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वो वैल्यू को मेंशन किया कि देखिए यही चीज़ जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिखा है। अब आप यही अल्फ़ा का मान वहाँ के वाले समीकरण में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे के है, फिर देखिए सी है, हमने सी लिखा और इस अल्फ़ा की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी। तो देखिए अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू है, उसके ऊपर स्क्वायर था तो देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको और डिटेल करते हैं तो कैसे होता है? के बराबर हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या बचा? ऊपर है सी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है λcm का स्क्वायर है, यानी इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा λm यहाँ पे सी और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटा क्या है? यहाँ है λm। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ λm नॉट भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने बताया है। तो आप चाहे λm 0 लग करके करिएगा या λm इनफाइनाइट रख के करिएगा, वो आपकी इच्छा होती है। बात समझ में आ रही ना? मान लो हम λm 0 कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर λm इनफाइनाइट भी लगा दीजिएगा, ठीक है।
नीचे क्या है, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो हर है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम सी, और यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएगा लेमडा एम नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ लेमडा एम नॉट पर भी 2 का वर्ग था, तो यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो ही जाएगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से एक लेमडा एम नॉट और एक पावर कट जाएगा, तब भी एक लेमडा एम नॉट बचेगा, वो कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में करेंगे और लेमडा एम नॉट को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लेमडा एम नॉट को नीचे बुला लिया है, और साथ ही साथ ये है ऊपर कौन बचा है, ऊपर बचा है देखिए सी, और यहाँ पर क्या बचा है, लेमडा एम सी का स्क्वायर, वहाँ पर ये बचा है। एक चीज़ मैं बार बार बताऊंगा, कन्फ्यूज़न मत पालिएगा। लेमडा एम नॉट अगर लिखने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो लेमडा एम नॉट की जगह पे आप इनफाइनाइट लिख दीजिएगा। इनफाइनाइट का मतलब आप अनंतता की बात कर रहे हैं, और अगर 0 लिख देंगे तो मतलब आप सांद्रता की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इन सूत्र की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कोलराउश के नियम पे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब जैसे दिया है कि HCl CH3COONA और NaCl इन तीनों की मोलर चालकता दिया, और इन आंकड़ों की सहायता से आपको CH3COOH की मोलर चालकता निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए दिया है क्या, आपको HCl का दिया है। HCl की मोलर चालकता मतलब लेमडा एम नॉट HCl इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 426.1, ये दिया है आपको। साथ ही साथ NaCl का भी दिया, तो आप लिख सकते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की जगह 0 भी लगा सकते हैं। NaCl की चालकता दिया, कितना दिया है, 126.5 दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ CH3COONA का भी दिया है। तो अगर आप इसके लिए लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिख देंगे CH3COONA। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखिए दिया है 91, तो आप यहाँ लिख देंगे 91। और इन तीनों की सहायता से किसका निकालना है, एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल है। तो मैंने बताया था ना, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट रहेंगे तो आप दुर्बल का निकालेंगे। अब लिखने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिया था हमने क्या किया है, उन तीनों चीज़ों को यहाँ लिखा। जैसे HCl का दिया था तो हमने लिख दिया, देखिए। फिर उसने NaCl का दिया था तो देखिए हमने NaCl का लिख दिया, और CH3COONA का दिया था, हमने ये लिख दिया। ज्ञात किसकी चालकता करनी है, एसिटिक अम्ल की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है। अब करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि जिसकी चालकता निकालनी है पहले उसको हम आयनों में तोड़ेंगे। तो किसकी चालकता निकालनी है, चालकता हमको निकालनी है किसकी, CH3COOH की। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको ही आयनों में तोड़ के समीकरण 1 बना लिया। इसके सिवा जो पदार्थ हमको यहाँ पे दिए थे, कौन कौन से पदार्थ दिए थे, देखिए यहाँ पर हमको दिया था कौन सा, HCl दिया था। तो देखिए हमने HCl को भी तोड़ करके लिख दिया है, NaCl को भी हमने तोड़ करके देखिए यहाँ पे लिख दिया है, और साथ ही साथ CH3COONA इसको भी हमने तोड़ करके रख दिया। यानी जितने भी पदार्थ हमको दिए थे हमने सबको कोलराउश के नियम से उनके आयनों में तोड़ करके सूत्र बना लिया। अब करना क्या है, कौन कौन से समीकरण को जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए जिसको ज्ञात करना है उसको हमने समीकरण 1 बनाया होता। इसमें पहला आयन कौन सा है, CH3COO माइनस है। अब वो खोजिए, वो आपको कहाँ मिलेगा बाकी 3 समीकरणों में। तो देखिए 2, 3, 4 में ये रहा हमारा एसीटेट आयन। कौन से समीकरण में मिला, 4 में। ठीक, और दूसरा आयन कौन सा चाहिए था, H+ चाहिए था। तो H+ आपको मिला यहाँ पे। तो चूंकि इन दोनों आयनों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस करना है, तो इसका मतलब ये जहाँ जहाँ समीकरण में मिले हैं उनको ऐड करेंगे। तो किसको ऐड करेंगे, ये मिला समीकरण 4 में, ये मिला समीकरण 2 में। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे, और जो समीकरण ये 3 बच गया ना, इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर लिखा भी होगा कि समीकरण 4 और 2 को समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब आपको केवल वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखने का तरीका क्या, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ना है। तो 4 का बायां पक्ष, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 का बायां पक्ष जो है वो है ये, हमने लिख दिया। 2 का बायां पक्ष था ये, देखिए लिख दिया। और 3 का बायां पक्ष जो घटाना, तो देखिए सिंबल यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने, और उसका इसका पक्ष लिख दिया। अब इन्हीं का दायां पक्ष लिख दीजिए। जैसे CH3COO आपने पहले लिखा था, तो इसका दायां पक्ष जो है वो आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर HCl का दायां पक्ष देखिए दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा था NaCl जिसको माइनस किया है, तो उसके आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा के हमने उसकी मोलर चालकता को लिख दिया है। ये हो गया है। अब आपको वैल्यू लिखना है। जैसे सोडियम एसीटेट की वैल्यू शुरू में ही कितना दिया था, 91 दिया था। HCl का कितना दिया था, 426.1, और NaCl का कितना दिया था, 126.5। ये करेंगे। इधर ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो पहला ब्रैकेट ओपन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे ब्रैकेट को ओपन करने से पहले चूंकि चिन्ह प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। लेकिन जब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे जो ये वाला है, तो यहाँ पर माइनस होने के चलते ये दोनों किस में हो गए, माइनस में। अब आप देखिए यहाँ पर जो Na+ है, ये Na+, इसके आगे चिन्ह देखिए माइनस है ना, और यहाँ Na+ के आगे कौन सा चिन्ह है,
प्लस है, तो यानी यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो Na प्लस और Na प्लस कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पर जो Cl माइनस है उसके आगे चिन्ह माइनस है, और यहाँ Cl माइनस के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको भी कट कर देंगे। तो अब मेरे पास बचा कौन कौन सा, एक बचा है लेमडा एम CH3COO और दूसरा कौन बचा है, लेमडा एम H प्लस बचा है। बाकी इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम यहाँ लिख देंगे, और जो भी चीज़ मिला है इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब इसी समीकरण 5 की तुलना करेंगे हम समीकरण 1 से। कैसे, आप ये देखिए ज़रा कि यहाँ पर क्या मैं इस पूरे की जगह पर, ये देखिए अगर मैं समीकरण 1 से बात करूं तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पे ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्या लेमडा एम नॉट CH3COOH। तो मैं अब इसकी जगह पे लिखूंगा क्या, लेमडा एम नॉट, किसके लिए लिखूंगा, CH3COOH। और अगर ऐसे मैं करता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आ गई है 390.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मतलब एसिटिक अम्ल की अनंत तंत्रा पर जो मोलर चालकता है वो 390.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। और इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, बच्चे उलझते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के मेंशन किया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दिया है। क्या क्या दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaCl2 और NH4Cl, तीनों की अनंत तंत्रा पर चालकता दिया, यानी तीनों का लेमडा एम इनफाइनाइट दिया है। इसका भी लेमडा एम इनफाइनाइट, इसके लिए भी लेमडा एम इनफाइनाइट दिया है। तो लिखने का तरीका देखिए क्या है, सबसे पहले क्या क्या दिया वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता को दिया है। फिर BaCl2 का भी देखिए कितना दिया है, जो दिया है यहाँ पे 280 वो हमने लिख दिया है, और यहाँ पर जो दिया वो भी हमने लिख दिया है। ज्ञात किसके लिए करना है, NH4OH के लिए, तो देखिए यहाँ पे जिसके लिए ज्ञात करना वो भी हमने लिख दिया है। अब रूल क्या है, मैंने आसान तरीका क्या बताया था कि जिसको ज्ञात करना पहले उसको आप कोलराउश के नियम से आयनों में तोड़ के लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहला काम हमको ज्ञात करना था NH4OH के लिए, तो देखिए हमने NH4OH को ही तोड़ करके यहाँ पे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप एडवांस आने वाला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3 पदार्थ हमको दिए थे, कौन कौन से पदार्थ, BaOH, BaCl2, NH4Cl, इन तीनों को तोड़ेंगे। जैसे एक आयन बेरियम है और यहाँ OH है, OH में मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर OH कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, ठीक है। इसी तरीके से BaCl2 को तोड़ेंगे तो देखिए बेरियम आयन मिलेगा, और साथ ही साथ Cl आयन कितनी बार देखिए मिलेगा, Cl आयन देखिए यहाँ पे 2 बार है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और NH4Cl में कौन कौन आयन मिलेंगे, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो सबसे पहले हमने सबको आयनों में तोड़ लिया है। अब आयनों में तोड़ने के बाद हमको ये देखना है कि जिसके लिए ज्ञात करना था, यानी NH4OH के लिए, उसमें कौन कौन आयन है। तो उसमें कौन सा आयन है, NH4 है। NH4 आपको कहाँ मिलेगा, 2, 3 और 4 में, तो देखिए 4 में मिला है NH4 आयन, देखिए यहीं पे मिल गया हमको। और साथ ही साथ कितना चाहिए, OH चाहिए। OH हमको कहाँ मिलेगा, समीकरण 2 में, यानी यहाँ पे समीकरण 4 और 2 को जोड़ना है। तो कौन सा समीकरण बच गया, 4 और 2 वाले समीकरण को जोड़ेंगे तो कौन सा समीकरण बच गया, 3, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर आप देखिए तो आपको NH4OH कितना चाहिए था, 1 बार, वो तो यहाँ हमको मिल गया। OH कितना आपको चाहिए था, OH देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 बार चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ OH मिला कितना है, 2 बार। तो ये दिक्कत है, आपको 1 OH चाहिए था तो OH 1 ही मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 2। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको OH 2 बार मिला है तो NH4 भी कितनी बार मिलना चाहिए, ये भी 2 बार मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना NH4 है उतना ही OH चाहिए। अगर 1 OH है तो 1 NH4, 2 OH मिल रहा तो NH4 भी 2 मिलना चाहिए। तो NH4 हमको कहाँ मिला है, NH4 हमको मिला है समीकरण 4 में। तो हम समीकरण 4 में पहले 2 का गुणा करेंगे तब उसको जोड़ेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसके लिए हम समीकरण 4 के आगे 2 का चिन्ह लगा देंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे समीकरण 4 में, तब उसमें समीकरण 2 को जोड़ेंगे और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने कि समीकरण 4 में 2 से गुणा करके, और गुणा क्यों किया वो मैंने बता दिया है, क्योंकि हमको OH 1 चाहिए तो NH4 भी 1 चाहिए। आप अगर OH हमको 2 दे रहे हैं तो NH4 भी 2 देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब आपको करना क्या है, समीकरण 4 में 2 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम देखिए बाएं पक्ष पे जाते हैं। बाएं पक्ष हमारा क्या था, NH4Cl, चूँकि गुणा करना तो देखिए 2 का गुणा किया। फिर उसके बाद हमने देखिए समीकरण 2 जो था वो लिख दिया, और समीकरण 3 का बायां पक्ष वो घटा दिया, चिन्ह माइनस लिख दिया। अब इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 का गुणा होना चाहिए। तो देखिए हमने 2 का गुणा किया है ना, दाएँ पक्ष में भी। उसके बाद हमने समीकरण 2 के बाएं पक्ष को लिख दिया है यहाँ पे, और लास्ट में हमने लिख दिया है समीकरण 3 के बाएं पक्ष को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला ब्रैकेट,
अलग कलर से इसको लिख के दिखाते हैं। अगर ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो चूँकि 2 का गुणा हो रहा है दोनों में, तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो देखिए दोनों 2-2 बार हो गए हैं। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट खोलने पे कोई अंतर नहीं होगा, इसको हमने वैसे लिख दिया। लेकिन जब आप ये माइनस वाले चिन्ह का ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको भी माइनस दिखाया और इसको भी माइनस दिखाया। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल होगा आइए वो भी देख लेते हैं। क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पर 2mCl माइनस और यहाँ पर 2mCl माइनस कैंसिल होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस चिन्ह है और इसके आगे माइनस चिन्ह है, कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर Ba प्लस ये वाला और Ba प्लस ये वाला भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस चिन्ह है और इसके आगे क्या है, माइनस चिन्ह है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचेगा 2 × लैम्डा NH4 प्लस जो मैंने नीचे लिख दिया है, और 2 × लैम्डा OH माइनस, ये 2 बचेंगे। अच्छा, इधर हमने सबकी वैल्यू रख दिया, जैसे 2 × NH4Cl की वैल्यू हमको दिया था, BaOH की वैल्यू दिया था 523.28 और BaCl2 की वैल्यू दिया था 280, हमने वो वैल्यू रख दिया है। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आएगा 502.8 दे, और देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ये। अब आप बताइए इस पूरे की जगह पे क्या मैं NH4OH नहीं लिख सकता, यानी इस पूरे की जगह पे हम लैम्डा यम इनफाइनाइट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NH4OH, क्योंकि 2 को हमने बाहर निकाल दिया है। तो NH4 प्लस और OH माइनस की चालकता ये देखिए, NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस की जगह पे हम ये वाला लैम्डा NH4 लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है कि यहाँ पर इन दोनों की जगह पे हमने क्या किया है, NH4OH लिखने की कोशिश किया है। कैसे, पहले हम 2 को यहाँ भेज देंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, भाग होने के बाद वैल्यू मिलेगी ये। अब ब्रैकेट में यही और यही तो बचे हैं। अब इसको समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो NH4 और इसकी जगह पे हम सीधे क्या लिख देंगे, लैम्डा यम इनफाइनाइट NH4, और वैल्यू कितनी आएगी, 251.44 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये NH4OH की अंतता पर क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का ये वीडियो समझ में आपके आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाइयों में लगे रहिए।